अब इस तस्वीर को देखिए, आप इसमें से कितने कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? आई एम श्योर गर्ल्स बॉयज से ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पा रही हैं, बट ये सब मुमकिन है क्योंकि एक फीमेल ह्यूमन आई में मेल ह्यूमन आई से ज़्यादा रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, जो कि बेसिकली हमें ये बताते हैं कि किस किस तरह के कलर्स यूज़ हुए हैं, वो कितने लाइट या डार्क हैं। अब इस तस्वीर को देखो, कैसे एक जगह बॉम्ब फटने में खुशी मनाई जा रही है और दूसरी जगह लोग एंशियस होकर दूर दूर भाग रहे हैं। पर क्या सिर्फ कलर्स को ऑन अ लार्जर फ्रंट देखना किसी भी विजुअल स्टिमुलस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए इनफ है? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन आई सिर्फ विजुअल स्टिमुलस की एक इन्वर्टेड इमेज ड्रॉ करती है लेंस पे, लेकिन उसके बाद ऑप्टिक नर्व उस विजुअल इमेज को ब्रेन तक लेके जाती है, जहां पर परसेप्शन ड्रॉ होता है एंड हम उस विजुअल इमेज के बारे में एक मीनिंगफुल इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारा विजुअल स्टिमुलस से रिलेटेड हमारा बिहेवियर भी रेगुलेट करती है, यानी कि क्या हमें बॉम्ब को देख के खुश होना चाहिए या उससे दूर भागना चाहिए, ये परसेप्शन हमारे दिमाग में ड्रॉ होता है, ना कि सिर्फ पिक्चर देख के। माई नेम इज़ प्रियांशी एंड वेलकम बैक टू ब्लेड लर्नर्स। आज के इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई और परसेप्शन और अटेंशन प्रोसेसेस के बारे में एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और एक साइकोलॉजिकल फंडामेंटल को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। So before you start the video, let me tell you that this is the place to be if you are a humanities or arts student, क्योंकि हमारे पास है हिस्ट्री, पोस्ट साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स, जिनको क्रिएट किया खुद JNU, BHU, जामिया और DU जैसे इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए एलुमनाइज ने। And if you want to get the notes of psychology or any other subject, then please download our app, go to the free materials section. There you will find all the important notes and the PDFs. इसके अलावा बाकी जितने भी subjects हैं उनके important links को and even the download link of our app, everything is mentioned in the description box. Do check it out after finishing this one shot. So now without any further delay, let's get started with the lecture. Hi everyone, welcome back to Bleed Learners और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर 4 which is sensory, attentional and perceptual processes. In this chapter we will understand कि किस तरीके से हम चीज़ों पे attention देते हैं, उसका क्या क्या process होता है, हम किस किस stimuli को किस तरीके से perceive करते हैं, behind your eyes and behind your ears, inside your body what kind of processes happen और किस तरीके से हमारा brain जो है उन चीज़ों को process करता है, उन्हें perceive करता है, उनके बारे में हमें information देता है। The first topic of the chapter is structure and the function of human eye. तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं विजुअल स्टिमुलस की। ठीक है, तो विजुअल स्टिमुलस होते हैं वो सारे जो हम आंखों से देख सकते हैं, जिनको हम विजन कर सकते हैं, जिनका हम इमेज या फिर किसी तरीके की ड्राइंग जो है उससे एसोसिएट कर रहे हैं। तो हम आंखों से तो सिर्फ देख पाते हैं, बट आज हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में कि आंख का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का फंक्शन क्या होता है, हम किस तरीके से इस विजुअल इमेज को जो हमारे सामने रखी गई है हम उसको किस तरीके से अपने ब्रेन को पहुंचा रहे हैं, एंड दैट इज the only function that we could say is for the eye, कि वो हमारे आसपास की विजुअल स्टिमुलस को ब्रेन को इन्फॉर्म करे कि ओके दिस इज द विजुअल सर्कमस्टांसेस या विजुअल पर्टिकुलर नेचर ऑफ द प्लेस जहाँ पे इंसान जो है सो एंड सो खड़ा हुआ है। सो देयर आर 3 प्राइमरी लेयर्स, the outer layer, the middle layer and the inner layer. So the outer layer है जो सबसे बाहर होती है, middle होती है जो बीच में हमारे आंखों की होती है which is also known as choroid, and सबसे अंदर होती है रेटिना। इसके बाद मैं आपको रेटिना की या फिर जो ह्यूमन आई की पूरी फंक्शनिंग है इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें समझाऊंगी, पर फिलहाल हम 3 प्राइमरी लेयर्स को पढ़ेंगे। सो आउटर लेयर में होता है कॉर्निया, तो ये जो होता है सबसे ट्रांसपेरेंट फ्रंट होता है, यानी कि जो हमारी आंखों का ये पर्टिकुलर रेटिना है जहाँ पे हमारे छोटे छोटे लेंसेज वगैरह हैं जिसको, और जहाँ पे हमारे आंखों का कलर दिखता है और लेंस यहाँ पे होता है ना, इसके ऊपर जो ये व्हाइट कलर की फिल्म होती है
this particular sheath is known as cornea. ये आंख को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सट्रीम लाइट, ये आंख को ऑल्सो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डर्ट, फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड. नेक्स्ट होता है सिलेरा, जो होती है टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर सराउंडिंग मोस्ट ऑफ द आई. तो सिलेरा जो होती है बेसिकली व्हाइट कलर की होती है, ठीक है. व्हाइट मीन इट्स मेड ऑफ प्रोटीन बेसिकली, और ये हमारी आंखों के बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो होती है जो हमारी आंख को प्रोटेक्ट करके रखती है. सो मिडल लेयर होती है जो कि ब्लड वेसल से बहुत रिच होती है और ये हमारी आंखों को नरिश करती है. हमारी आंख ना बहुत छोटी होती है और उसके अंदर ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हर वक्त होते रहते हैं. जैसे मान लो जब आप सो रहे हो, आप भले से देख नहीं पा रहे हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बट यू स्टिल अवेयर कि लाइट कितनी है आपके आसपास, या फिर आप डार्क में हो, या फिर किस तरह की लाइट जो है उसका कलर क्या है, दैट इज बीइंग शन अपॉन यू. एंड इसीलिए देयर इज ऑल्सो अ नीड ऑफ कंसिस्टेंट ब्लड फ्लो इन द आई, राइट. Any human organ or any human part will die immediately of this if there is a lack of blood supply, right. And हमारी आंख को हर वक्त ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है. एंड ये बहुत छोटी छोटी रेशे जैसी पर्टिकुलरली ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारी आंख के अंदर होती हैं. क्योंकि हमारी आंख बहुत छोटी है, उसके हर पार्ट को हमारे को जो है ब्लड देना होता है, एंड इसीलिए ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं बहुत ही फाइबर लाइक होती हैं. सबसे इनर लेयर होती है हमारी रेटिना, जिसमें हमारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, जो हमारे को कलर प्लस लाइट का अंदेशा देते हैं. एंड न्यूरॉन्स फॉर प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन. न्यूरॉन तो वी हैव स्टडीड इन अ प्रीवियस चैप्टर, जो बेसिकली हमारे ब्रेन्स के साथ और स्पाइनल बोन के साथ एसोसिएटेड होते हैं. दे आर दी न्यूरो रिसेप्टर्स, या फिर कह लो दे आर द मैसेंजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम इन आवर ह्यूमन बॉडी. So next we will study about lens and eye chambers. So basically we can divide the eye chambers into two, which is our aqueous chamber, जिसको हम कई बार aqueous humor के नाम से भी जानते हैं, and our vitreous chamber, जिसको भी हम vitreous humor भी कह सकते हैं, right. सो ये बेसिकली होता है हमारे कॉर्निया और लेंस के बीच में ना. कॉर्निया सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, ठीक है. उसके बीच में फिर हमारा जो है पर्टिकुलरली जो बेसिकली वो होता है ना, जो हमारी आंखों के कलर्स होते हैं और जो हमारी मसल्स होती हैं, और जो हमारे कितने, कॉर्निया बेसिकली क्या करता है ना, कॉर्निया ये डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट लेंस पे जानी चाहिए. क्योंकि अगर आप बहुत सारी लाइट एक साथ लेंस पे डाल दोगे तो एक पिक्चर फॉर्म नहीं हो पाएगी, एवरीथिंग विल बी व्हाइट. या फिर आप बहुत सारी लाइट को डल आउट कर दोगे, देन अगेन एक पिक्चर फॉर्म नहीं हो पाएगी. सो कॉर्निया का फंक्शन बेसिकली ये होता है लाइट को मेंटेन करना. वो मेंटेन कैसे करता है, गेट को खोल के कितनी लाइट आनी चाहिए, गेट को बंद करके कितनी लाइट कम आनी चाहिए, है ना. दिस इज द कांस्टेंट. ये जो बेसिकली खोलना बंद करने का प्रोसेस है, दिस इज डन बाय कॉर्निया. तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है एक्वस चेंबर होता है. अब लेंस आपका यहाँ पे होता है, लेंस आपका कॉर्निया से पीछे होता है, तो इसके बीच में जो है वो होता है आपका एक्वस चेंबर. नेक्स्ट आपका आता है विट्रस ह्यूमर या विट्रस चेंबर, जो होता है आपके लेंस और रेटिना के बीच में. सो ये बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि बना होता है आपके प्रोटीन से, ठीक है. अब क्या है ना, थिंग इज जैसे आपने कभी सुना है, जैसे अपने शहर में भी देखा होगा, जगह जगह सुने इस तरह के बैनर्स पे या कहीं कहीं लिखा होता है मोतियाबिंद का इलाज यहाँ होता है, या फिर हम कहते हैं कैटरैक्ट का यहाँ इलाज होता है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ विट्रस चेंबर जो है begins to overproduce protein that it gets in front of our lens or in front of our cornea. एक बहुत वाइट फिल्म लेयर आ जाती है in front of our basically. So उसकी वजह से हमें क्या होता है, ब्लर दिखने लगता है. So ये प्रोटेक्टिव है, ये जरूरी भी है, बट इसका एक्सेस जो है वो हमारे विजन के लिए अच्छा भी नहीं है. तो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट अकोमोडेशन प्रोसेस. तो क्या है ना, अकोमोडेशन प्रोसेस का बेसिकली मतलब हो गया किस तरीके से हम लाइट को मैनेज कर रहे हैं, राइट. लाइट को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि एक बिल्कुल एक्यूरेट प्लस रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर का फॉर्मेशन हो पाए. तो पहले तो लेंस का जो शेप है वो चेंज होता रहता है, ठीक है. लेंस का शेप जो चेंज होता है, इसका बेसिकली मतलब हो गया कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा या जितना करीब ऑब्जेक्ट होगा, वो अपने लेंस की शेप जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है बेस्ड अपॉन कि हम जिस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे हम ध्यान लगा रहे हैं, वो हमसे, हमारे आंख से कितना दूर है. और नेक्स्ट आता है आपका सिलियरी मसल्स. सो बेसिकली ये क्या होती है, ये मसल्स होती हैं. ये हमारे लेंस, जैसे ये हमारा लेंस है और यहाँ पे हमारी ये सिलियरी मसल्स होती हैं, ठीक है. ये आपका लेंस हो गया
और ये आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ये ऊपर की तरफ खींचने लगेंगी। जैसे ये मान लो कोई पेपर पकड़ा, जितना दूर पेपर को हम भेजना होगा तो हम उसको ऐसे खींच देंगे, ठीक है, हमारे को अगर दूर का देखना है। और जितना पास का देखना है तो हम ऐसे देखेंगे, तो फिर वो ऐसे हो जाएंगी, वापस से भिज जाएंगी। तो जैसे सिलियरी मसल्स का काम कि वो लेंस को, जैसे कॉर्निया तो लाइट को एडजस्ट करता है, सिलियरी मसल्स जो है वो लेंस को एडजस्ट करती हैं कि हम दूर और पास के हिसाब से अटेंशन कर पाए। जब वो खिंचेंगी तो हम दूर का देखते हैं, जब वो भिज जाती है, जब वो प्रेस टुगेदर हो जाती है, तब हम पास का देख पाते हैं। कभी देखा है, कभी हम जब हमारे कोई छोटी सी चीज नीचे गिर जाती है, हम कैसे देखते हैं, ऐसे करके आंखें बिल्कुल भींच के। तो दैट इज बेसिकली नॉट एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, बट सिलियरी मसल्स भी ऐसे ही काम करती है, बिल्कुल ऐसे, जब हम किसी पास की चीज को देखना चाहते हैं। The next topic that we will study is components and functioning of human eye. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आप हर चीज के कंपोनेंट के बारे में पढ़ोगे, उनका क्या क्या प्रोसेस होता है। अब आपने आई के बारे में ये सब चीजें तो पढ़ ली कि लाइट कितनी आ रही है ना, हम दूर और पास का कैसे देख पा रहे हैं, बट अब जरूरी है कि हम लाइट के साथ साथ पूरी एक ह्यूमन आई का फंक्शन समझ सकें, राइट। क्योंकि जब तक हम ह्यूमन आई का फंक्शन नहीं समझेंगे, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से लाइट ट्रैवल होके ऑप्टिक नर्व पे जाती है। जब तक जो भी चीजें ऑप्टिक नर्व से पहले हो रही है उसका क्या प्रोसेस है, और जो ऑप्टिक नर्व के बाद जो प्रोसेस है, दैट इज व्हाट यू विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो आइरिस एंड प्यूपल। Now, pupil contracts in bright light to reduce light entry. Iris is a colored disc-like membrane between the cornea and the lens. जैसे हम कहते हैं your eyes are brown, या फिर your eyes are blue, या फिर your eyes are green. So basically your eyes are not green, blue, brown, but the correct method of saying this would be your iris. This is brown, blue, green. This is mostly based upon the genetics you have from your parents. तो इसका कोई आपका personal role नहीं होता. If you have blue eyes, so your parents have a role in it. If you have black eyes, your parents have a role in it. ठीक है. It controls the amount of light entering the eye by regulating pupil dilation. Now, cornea सबसे पहले तो harsh और extreme light को filter कर देता है. ठीक है. अब जो लाइट अंदर आ गई, अब मान लो सिर्फ यही लाइट अंदर आई है, अब आपका आता है वो कलर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो वो जो कलर्ड वाली मसल्स होती हैं, ठीक है, अब कभी देखना आपकी आंख के बीच में, चाहे आपके यहाँ किसी भी कलर के, एक ब्लैक कलर का डॉट होता है, उस पर्टिकुलर कलर वाले के अंदर भी ब्लैक कलर का डॉट होता है, दैट इज योर प्यूपिल। प्यूपिल जो है वो एक दूसरा छोटा सा गेट है जो कि फाइनल फिल्टर करता है लाइट की एंट्री को, कि अब कितनी लाइट जानी चाहिए। अब मान लो इसमें से जो 100% लाइट, 100% लाइट में से हमने 30% अंदर भेज दी, इसमें से भी हमें सिर्फ 0.23 अंदर भेजी है, जो कि अब जाके डिस्प्ले होगी आपके लेंस पे। और फिर क्या होगा, जो आपकी लाइट आई वो ऐसे आ रही है, ठीक है, अब वो ऐसे जाके फॉर्म होगी, मतलब रिवर्स फॉर्म होगी। हमारी आंख में जो भी हम चीजें देखते हैं वो हमेशा रिवर्स फॉर्म होती है। इट्स ओनली लेटर व्हेन योर ब्रेन रीचेस द इंफॉर्मेशन दैट इट रिवर्सेस इट अगेन, जो ऑसिपिटल लोब में होता है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेटिना एंड फोटोरिसेप्टर्स। सो रेटिना, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, इज द इनरमोस्ट लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ फोटोसेंसिटिव सेल्स. Now, rods are basically the ones that are responsible for minimum dim light के लिए काम किया. So basically what they do is they are scopic night vision. ये जो particular word है scopic, इसको याद कर लेना, this might come in your MCQ. ठीक है? They operate at low light intensities leading to achromatic or colorless vision. Approximately 100 million rods are present in each eye. I will give you a fact at the end of the slide, but until then rods are the one जो आपका बहुत ही डल, डिम, अंधेरी सी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके काम आते हैं. Next are your cones. So basically, they are responsible for phototopic daylight vision and they function at high illuminating levels. जैसे कि आपकी बहुत सारी आपके आसपास लाइट है, इधर से भी इधर से भी, तब स्टेज पे होता है आपके पास कितनी सारी लाइट आती है, इधर 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 से, है ना. बट बेसिकली उस टाइम पे योर कोन्स आर वर्किंग, राइट. दे इनेबल कलर विजन, कि आपको किस चीज पे ध्यान देना है, राइट. सो बेसिकली व्हेन यू आर सिटिंग इन अ ब्राइट रूम, सो पहले तो एकदम से सब कुछ बहुत सारा बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखेगा, बट देन यू आर एबल टू फिगर आउट कलर्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि वास किस कलर का है, बेडशीट किस कलर की है, राइट. सो देयर आर अराउंड 7 मिलियन कोन्स फाउंड इन ईच आई. नाउ these together
consist of function called color or shades around us. But the fact that I was talking about is men tend to have considerably lower amount of rods and cones in comparison to women. That is, women tend to see more colors in comparison to their male counterparts. It's a fact. Google it. Okay, so cones are highly concentrated in the central region of the retina around the fovea, a smaller circular area known as the yellow spot, which provides maximum visual acuity. Now, मैंने आपको बताया था कि हम सब कुछ पढ़ने वाले कि किस तरीके से आई में ड्राइंग होती है, किस तरीके से हमारी लाइट एंटर करती है, किस तरीके से हर चीज मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होती हैं. नाउ विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व. अब क्या है ना, इट्स लाइक अ गेम ऑफ बास्केटबॉल. आपने पूरी फील्ड में किधर किधर पास किए, लाइट को पास किया. बेसिकली लाइट समझ लो जो है वो आपकी बास्केटबॉल है, और आपके जो प्लेयर्स हैं वो आपके मसल्स, आपके चेम्बर्स, आपके लेंस वगैरह है. ठीक है, आपने सब कुछ किया. जब तक आप गोल पोस्ट पे जाके बास्केट नहीं करोगे, है ना, तब तक वो क्या माना जाएगा? नहीं. सिमिलरली आपने जो भी चीजें लाइट लेफ्ट राइट एंटर हुई है आपके आंख में, जो भी इमेज फॉर्म हुई है, जब तक वो ऑप्टिक नर्व पे नहीं पहुंचती है तब तक आप कुछ भी जो है ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाते. एंड अगर आप ब्रेन तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसका मतलब होगा कि आपने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि आपने तो कुछ समझा ही नहीं. राइट. सो वट एवर लाइट इज एंटरिंग इन एंड आउट ऑफ योर आईज इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट गेट्स टू ऑप्टिक नर्व. एंड ऑप्टिक नर्व के जाने के बाद ही ओनली द ब्रेन गेट्स इंफॉर्मेशन. ओके, दिस इज व्हाट यू आर सीइंग, दिस इज व्हाट यू हैव सीन. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ इट, इट्स लाइक आपने सारा तामझाम जोड़ रखा है वाईफाई चलाने का, बट आपने प्लग नहीं लगाया. समझे? इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई. इलेक्ट्रिसिटी में तो वाईफाई चलेगा कैसे? राइट. सो retina contains a bundle of axons from ganglion cells forming the optic nerve. This nerve transmits visual information from the retina to the brain where it is processed into images. Working of the eye. So अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये मैंने यहाँ बना दी. नहीं यार, ये तो अच्छी सी नहीं बनी. वेट. मोमबत्ती. ओके, मोमबत्ती की लाइट जो है सबसे पहले जाएगी कॉर्निया पे. ठीक है, मान लेते हैं इसके साथ साथ कुछ डस्ट भी हमारी आंख में जा रही है, तो कॉर्निया जो है उस सबको फिल्टर आउट कर देगा, डस्ट को या फिर अनवांटेड पर्टिकुलर स्टिमुलस को. ठीक है, उसके बाद सबसे नेक्स्ट चीज जो है वो आ गया हमारा एक्वस ह्यूमर, जो हमारी आंख और हम मतलब जो हमारे बेसिकली हमारा आइरिस प्यूपल रेटिना वगैरह है उसके और कॉर्निया के बीच में होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसके बाद जो बेसिकली ये वाली लेयर है, समझ रहे हो? देखो ध्यान से, ये वाली लेयर, ये जो इसकी आंख में ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये है आइरिस. और ये जो इसकी आंख में ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये है आपका प्यूपल. ठीक है, तो आइरिस क्या करता है, प्यूपल को बड़ा करता है या फिर प्यूपल को छोटा करता है कि ओके जितनी लाइट आई है उसमें से कितनी अंदर जाएगी. तो अब इसने सिर्फ 2 भेजी हैं. ठीक है, और अब इमेज जो थी ऐसे आ रही थी, अब वो ऐसी बनेगी, यानी मोमबत्ती की इमेज जो है वो बनेगी उल्टी. अब क्या है, अब आपकी ये सारी चीजें जो है यहाँ पे से आप इफ यू कैन सी दिस इज कनेक्टेड हियर. ठीक है, अब आपने जो भी उल्टी मोमबत्ती की इमेज जो है आपकी ऑक्टेव नर्व में गई, और ये मान लेते हैं आपका ब्रेन है. ठीक है, आपके ब्रेन में गया ऑसिपिटल लोब में. ऑसिपिटल लोब में जाके आपकी इमेज जो है वो बनी अभी उल्टी, क्योंकि ऑप्टिक नर्व पे उल्टी आई है. इमेज तो यहाँ पे इन्वर्ट हो जाती है ना, तो यहाँ पे अभी जो उल्टी मोमबत्ती ऐसे रखी है, आपके लेंस में इमेज ऐसे बनी है. अब वही चीज आपके ऑप्टिक नर्व ने दिमाग में भेजी. अब दिमाग विल मेक सेंस ऑफ इट, इट विल परसीव इट, इट विल मेक मीनिंग आउट ऑफ इट, एंड फिर वो आपकी हर इमेज को फॉर्चुनेटली जो है वापस से रिवर्स कर देता है. मतलब जो इमेज ऐसी आई थी अब वो बन जाती है वापस से ऐसी, एंड फिर वो आपको बताएगा दोबारा से कि ओके व्हाट यू आर सीइंग इज अ कैंडल. अंडरस्टूड? So this is the functioning of human eye. Now, I want you all to understand this and to learn how to make the diagram, the functioning diagram of human eye. I'm assuming आप लोगों ने 10th में भी किया होगा, but इतना आपकी साइकोलॉजी के लिए काफी है. Just learn it and understand it कि किस तरह क्या क्या होता है, and make a particular साफ सुथरा सा diagram of it. Next is your attentional processes. So attention is the process
of selecting specific stimuli from a larger group. It encompasses several aspects including selection, alertness, concentration and search. आपने वो गाना सुना है which says कि तू मुझे attention नहीं देता, मेरी care नहीं करता kind of. So what does attention really mean? हम attention जब बोलते कि attention नहीं है, what does it mean? So basically attention का मतलब हो गया है इतनी सारी चीजों में से किसी एक चीज पे फोकस करना, ठीक है, किसी एक चीज को प्रायोरिटाइज करना बाकी चीजों से. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब अगर किसी के एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसकी अटेंशन यानी उसका फोकस या फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन या फिर उसकी पर्टिकुलरली एक राउज्ड वाली सिचुएशन वो होगी उसकी पढ़ाई को लेके. सिमिलरली अगर उसे डॉक्टर के पास जाना है तो अब उसकी अटेंशन किस तरफ होगी कि अब डॉक्टर क्या कह रहा है, उसको कहीं इंजेक्शन तो नहीं लगने वाला या फिर उसको कोई पर्टिकुलरली किस तरह की बीमारी है जो डॉक्टर उसको समझा रहे हैं. सो बेसिकली हमारी अटेंशन जो है वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ सेम नहीं होती हर चीज को लेके. इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांस कि हम किस टाइम पे किस चीज को जो है पर्टिकुलरली अटेंशन देने वाले हैं. तो बात करेंगे अलर्टनेस और कॉन्सेंट्रेशन की सबसे पहले बिकॉज दे आर काइंड ऑफ कोरिलेटेड. अलर्टनेस होती है जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो, आप क्लास में सारी बातें सुन रहे हो, अचानक से मैम ने बोला पार्थ गोस्वामी एंड हिज फ्रेंड्स. अब आप हो पार्थ गोस्वामी, आप एकदम से अलर्ट हो गए, ठीक है, और उसके इमीडिएटली बाद विद इन माइक्रो सेकेंड जो नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन. कि भाई मैडम अब जो बोलने वाली है आप उसको पूरे तरीके से जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको कमिट करने वाले हो, आप 100% उस पर ध्यान देने वाले हो कि अब आपके साथ क्या होने वाला है. आप बिल्कुल अलर्ट थे और एकदम से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो मैडम क्या बोल रही है ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के. नेक्स्ट चीज जो होगी वो होगी सर्च. सर्च का मतलब हो गया आप हर पर्टिकुलर ओके सो यू गाइस वर इन प्लेग्राउंड यस्टरडे. अभी आपको पता नहीं प्लेग्राउंड में गलत होने से क्या है, बट आप हर इंफॉर्मेशन जो आपकी तरफ रिले की जाएगी आप उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन ढूंढोगे जो आपके लिए यूजफुल होगी, जो आपके लिए लार्ज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में लार्ज सबसेट में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी. दीज एक्टिविटीज all require some degree of effort from individuals which can be described as effort allocation. And attention has both a focus and a fringe. The focus of attention is the central point of awareness on a particular object or event. In contrast, the fringe consists of objects or events that are not center of awareness but are still vaguely perceived. जैसे इस टाइम पे जब आपकी मैडम आपको बता रही थी कि तुम लोगों ने ये क्या वो क्या, उसी टाइम पे एक चपरासी आता है और वो कहता है मैम आपको वहां बुलाया, बट आप उसको उस चीज पे ध्यान नहीं दोगे कि मैम को वहां पे उसने आगे क्या बोला क्यों बुलाया. आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान देने वाले हो कि मैडम हमसे क्या बोल रही है, तो आपका फोकस जो है वो मैडम की बातों पे है. और यहाँ पे फ्रिंज जो है बेसिकली वो पियोन बन गया. Okay, so selective attention is the next topic that we will cover. And before we begin this topic, it's important to understand why are we talking about the selective nature of attention and not just attention in itself. So basically, attention होती है जब हम आसपास की चीजों के बारे में alert होते हैं, हमें पता होता है कि attentively क्या हो रहा है. So this total as a whole is known as attention. कि हमने यहाँ पे कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली माइन्यूटली या फिर लार्जली किसी चीज को अटेंशन दें. बट जब हम किसी ग्रुप ऑफ स्टफ में से स्टिमुलाई में से एक पर्टिकुलर चीज को अटेंशन देते हैं दैट इज नोन एज सिलेक्टिवली फोकसिंग. राइट, कि हमने सिर्फ इस पूरे झुंड में से एक स्टिमुलाई पे फोकस करने का करा है एंड दैट इज नोन एज सिलेक्टिव अटेंशन. So selective attention focuses on the selection of a limited number of stimuli or objects from a large area of available stimuli. जैसे मैंने लास्ट में समझाया बहुत सारे अवेलेबल झुंड में से एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना, उस पर्टिकुलर चीज को अटेंशन देना, सिलेक्ट करके अटेंशन देना इज नोन एज सिलेक्टिव अटेंशन. There are multiple factors that affect selective attention. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है इसमें ये जानना जरूरी होगा कि हम उनको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से कैटेगराइज करते हैं. यानी कि यहाँ पे जो हमने एक इंसान बना दिया है, ठीक है, इसके अंदर के प्रोसेसेस जो हैं उसके अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं, एक तो वो इंटरनल प्रोसेस प्लस जो उसके आसपास जो उसके एनवायरनमेंट में चीजें हैं उनको कंसिडर करते हुए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच आर इंटरनल तो इंसान के अंदर, एक्सटर्नल जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में विच अफेक्ट द नेचर ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में वी हैव थिंग्स लाइक साइज, इंटेंसिटी, मोशन.
तो सबसे पहले अगर हमें कोई बड़ी चीज़ दिखती है तो उससे सबसे पहले अटेंशन देते हैं ना, हम छोटी चीज़ों को ऑफन मिस कर देते हैं। वो कितनी इंटेंस है, मतलब वो कितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, उसमें क्या इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वो कितनी लाउड है, वो कितनी बड़ी है, उसके कलर्स कैसे हैं। अगर हम चलती-फिरती चीज़ों पे अटेंशन दे पाते हैं कि नहीं, हम स्थिर जो एक जगह पे स्टैग्नेंट चीज़ें होती हैं, हम उनको अटेंशन दे रहे हैं। नेक्स्ट है नोवेलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी की वो कितनी सिंपल है या फिर वो कितनी पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नॉट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इटसेल्फ, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जांपल जब हम एक बहुत ही आड़ी टेढ़ी ऐसी इधर उधर से बड़ी डिजाइनर सी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको देख के बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, उनको बहुत हम ऐसे-ऐसे देखते हैं, अच्छा इसका ये यहाँ से जा रहा है, अच्छा ये इसका ऐसे से ऊपर छत पे गार्डन और पूल भी है। We see those things very minutely and that is because they are complex in nature and their complexity is impressing us. फिर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट का मतलब होता है वो चीज जो जीवित नहीं है, राइट? जो जीवित नहीं है, और ह्यूमन तो ह्यूमन होते ही हैं। तो हम किस चीज को अटेंशन दे रहे हैं, क्या तो हम ह्यूमन को दे रहे हैं या फिर हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को दे रहे हैं। मोस्टली लोग ह्यूमन या फिर जो मूविंग चीजें उनको देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की रिदमिक है, वर्बल है, किस तरह का स्टिमुला है, विजुअल भी हो सकता है, उसके अलावा ऑल फैक्टरी हो सकता है ना। और सडन है या इंटेंस है, मतलब एकदम से आया आपके सामने, से हम गाड़ी चला रहे हैं एकदम से कोई सामने आ जाता है, हम उसको टेंशन देते हैं, कई बार नहीं देते तो एक्सीडेंट भी हो जाता है, राइट? और उसके बाद अच्छा जो चीज हमारे सामने आई है उसकी क्या इंटेंसिटी है, वो कितनी बड़ी है या फिर वो कितनी एक रिगर के साथ हमारे सामने आई है। So all these factors are external factors which affect our selective attention. Okay, so next we will talk about internal factors. So basically internal factors में we have two types of internal factors जो कि एक motivational हो गया और एक cognitive. तो मोटिवेशनल हो गया, फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप भूखे हो तो आपको खाने की फोटोज जो होंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी, या फिर आसपास कहीं खाना बन रहा होगा उसकी अरोमा जो है आपको ज्यादा अटेंशन जो है आपकी ग्रास्प करेगी। कॉग्निटिव फैक्टर्स हो गए कि आप पर्टिकुलरली किस तरह की स्टिमुलस को अटेंशन दे पा रहे हो। अब आपके पास आसपास हर तरह का स्टिमुलस है, मैथमेटिक्स, स्पेशल एंड सो ऑन एंड सो नॉट, उसकी डेप्थ परसेप्शन एवरीथिंग। बट कॉग्निटिवली आप किस तरीके की चीज को किस तरह परसीव कर पा रहे हो, कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। तो कॉग्निटिवली व्हेन वी आर स्मॉल, व्हेन वी आर यंग, हम हर चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट या कॉम्प्लेक्सिटी। बट एज वी ग्रो वी आर एबल टू। सो उस टाइम पे जो आसपास चीजें होती थी हम उन चीजों पे अटेंशन नहीं दे रहे थे, बट नाउ दैट वी हैव ग्रोन अप वी टेंड टू गिव देम अटेंशन। So we'll talk about motivational factors. So they are biological or social needs. अभी biological need होगी जैसे you are hungry, and आपकी social need होगी जैसे if you need affection or if you need kind of seclusion किसी तरीके का, है ना। So these are your social needs, कि अगर आपको लगता है कि आप किसी नई यूनिवर्सिटी में गए हो, वहाँ पे you feel कि आपको किसी तरीके का ना एक सर्कल चाहिए, आप you need a support group, तो आप उन लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दोगे जो मे बी आपके रीजन से हो, या फिर मे बी आपके कोर्स में हो, या फिर आपकी एज ग्रुप के हो, या फिर वो लोग जो आपकी जैसी लैंग्वेज बोलते हो। सो दिस इज आवर सोशल नीड एंड दिस बिकम्स अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर अस टू गिव सच पीपल अ काइंड ऑफ अटेंशन। सो नेक्स्ट इज कॉग्निटिव फैक्टर्स। सो कॉग्निटिव में आ गया इंटरेस्ट। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इंटरेस्ट होती है। अगर कोई बच्चा है उसके सामने आप क्रिकेट की बात करने लगो, भाई वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, क्रिकेट उसको पसंद होगा। बट एट द सेम टाइम अगर उसी टाइम पे आप बात करना शुरू कर दो खो खो के बारे में या फिर किसी और गेम के बारे में जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर वो आपकी बात पे टेंशन नहीं देगा, है ना। सिमिलरली जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं, हमारे को हर सब्जेक्ट इक्वली पसंद नहीं होता, तो हम उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टेंशन देते हैं, उन टीचर्स की बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, उस सब्जेक्ट को जो पढ़ा रहे हो जो हमें पसंद है। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमें सब्जेक्ट नहीं पसंद होता हम उनको इतनी टेंशन नहीं देते, हम उनको देखी जाएगी टाइप कर देते हैं। नेक्स्ट इज एटीट्यूड, कि आपका पर्टिकुलरली इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को लेके क्या एटीट्यूड है। फॉर एग्जांपल जैसे इस वक्त हमारे देश में थोड़ी विमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके ना प्रॉब्लम चल रही है। अब एक तरीका हो गया कि भाई डिस्कार्ड कर देना, डिसमिस कर देना, नहीं सब ठीक ठीक है। एक दूसरा तरीका हो गया कि यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, यू फील कि योर फैमिली या फिर योर फ्रेंड्स या फिर यू एज योर इंडिविजुअल सेल्फ आर नॉट गुड अबाउट इट,
नॉट फीलिंग नाइस की जो भी देश में हो रहा है। सो एक दूसरा तरीका ये हो गया। सो हमारा क्या एटीट्यूड है आसपास के स्टिमुलस को लेके, वो भी हमारे अटेंशन को डिसाइड करता है। क्या हम उसको डिस्कार्ड करने वाले, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, या हम उस पर इतना ध्यान देते हैं क्योंकि उस चीज से हम पर्सनली अफेक्ट हो रहे हैं। तो आपको पर्टिकुलरली किस तरीके का एटीट्यूड आप शो करने वाले हो पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेके, दैट इज ऑल्सो वेरी पर्सनल टू योर सेल्फ एंड इट इज कॉग्निटिव। नेक्स्ट इज अ प्रिपरेटरी सेट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपका नेक्स्ट पीरियड में एक टेस्ट है और आपका टेस्ट एक ऐसे चैप्टर पे है जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है। अब आपको पता है कि आपका नेक्स्ट पीरियड में टेस्ट है और अभी आपका ब्रेक चल रहा है ना, तो आप क्या करोगे? आप खाने पे ध्यान नहीं दोगे, आप ज्यादा घूमना फिरना नहीं करोगे स्कूल में उस टाइम पे। आप क्या करोगे? आप अपनी किताबें खोल के पढ़ना शुरू कर दोगे। सो दिस इज यू प्रिपेयरिंग एंड गिविंग अटेंशन टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, जो स्टिमुलस इस वक्त पढ़ाई है ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि आप प्रिपेयर करने वाले हो एक चैलेंज के लिए या फिर समटाइम्स इवन थ्रेट, है ना। जैसे कभी कभी हमें पता होता है कि आज बहुत बारिश होने वाली है ना, तो हम क्या करते हैं, हम दरवाजों के बाहर वो लगा देते हैं रबड़ का, सो दैट पानी घर के अंदर ना आए। या फिर अगर हमें पता होता है कि भाई बारिश आने ही वाली है और हमारे कपड़े बाहर सूख रहे होते हैं, तो हम अपने कपड़े उतार के ले आते हैं। अस प्रिपेयरिंग फॉर अ थ्रेट। अभी थ्रेट क्या? कपड़े गीले हो जाना, है ना। सो दिस इज अस प्रिपेयरिंग फॉर अ चैलेंज और अ थ्रेट। और उस वक्त, उस मोमेंट में हम उस चीज को अटेंशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है टू सर्वाइव। सर्वाइवल हर तरीके का होता है ना। सर्वाइवल इज नॉट जस्ट सर्वाइविंग जंगल वाला सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ योर वेल बीइंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल कवर इज थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। सो सिलेक्टिव अटेंशन की काफी सारी थ्योरीज होती हैं, बट आपके चैप्टर में हम 3 कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले फिल्टर थ्योरी, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ अ बॉटल फॉर यू। ये आपकी बॉटल है, ठीक है। सो बेसिकली इस थ्योरी का नाम फिल्टर इसलिए है क्योंकि ये जो नैरो एस्केप है ना, जिसको आप देख रहे हो, ये जो नैरो पैसेज है, ये बेसिकली एक्ट्स एज अ फिल्टर टू फिल्टर आउट ऐसे स्टिमुलस जिनको हम ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहते, हम अटेंशन देना ही नहीं चाहते। तो अगर मैं एक प्रैक्टिकली बताऊं, मैंने इस पर्टिकुलर बॉटल में डालने की कोशिश करी पानी और छोटे छोटे पेबल, तो पानी तो निकल जाएगा, है ना, पानी तो यहाँ आके सेटल हो जाएगा। बट बेसिकली फिर क्या रह जाएगा? पेबल्स। वो कहाँ फंस जाएंगे? वो यहीं फंस जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, ये हमारा ब्रेन है और ये सारा बॉटल नेक फिल्टर है। तो हमारे बेसिकली इससे ये पता चलता है कि कौन सी चीज जो है वो अंदर जाएगी और कौन सी चीज जो है नहीं जाएगी, ठीक है। सो इसे कहते हैं अ बॉटल नेक सिचुएशन। और जैसे जैसे ये चीजें इधर उधर जाती है ना, ठीक है, तो आप देखोगे, मैंने नींबू पानी जो है वो पोर किया, उसे छाना नहीं है। तो अगर आपने कभी नींबू पानी किसी कंटेनर में पोर किया हो ना, तो आपको दिखेगा कि जो बीज वगैरह हैं, अगर वो मोटे हैं या फिर बड़े बीज हैं या फिर चीनी के दाने हैं, वो अक्सर बेस पे सेटल हो जाते हैं, राइट। और ऊपर जो है पानी के, वो नींबू के रेशे जो है वो उड़ते रहते हैं। तो मान लेते हैं कि जो ऊपर चीजें हैं ये हो गई आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और जो नीचे चीजें हैं ये हो गई आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो आफ्टर यू हैव सर्वाइव दिस बॉटल नेक सिचुएशन, कोई भी स्टिमुलस जो इस बॉटल नेक सिचुएशन को सर्वाइव कर लेता है, अब पानी तो यहाँ पे आ गया ना, पानी तो आ गया। अभी पानी में भी 2 तरह की चीजें होंगी, एक जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी और एक जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम ओटीपीज देखते हैं, हम एसएमएस में जाके अपना ओटीपी देखते हैं, ईमेल्स में जाके ओटीपी देखते हैं, हम इमीडिएटली देखते हैं ओके 6175, ठीक है, और उसके बाद हम उसे इमीडिएटली वहां पे जाके जहां पे भी हमें टाइप करना होता है कर देते हैं। ये हमारा ओटीपी का लेके सिस्टम हो गया। बट अगर मैं आपसे अगले दिन या फिर उसी दिन में थोड़ी देर बाद पूछूं, भाई तुम्हें तुम्हारा ओटीपी याद है, यू वोंट रिमेंबर इट बिकॉज दैट इज योर एक्सट्रीमली एक्यूट या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपसे पूछ लूँ आपके ईमेल का पासवर्ड या फिर आपके फोन का पासवर्ड या फिर आपका अगर बैंक अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट का पिन, तो वो सारी चीजें जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो गई। सो क्या होता है ना, हर टाइम हम जो स्टिमुलस अपने आसपास देखते हैं उनमें एक आधा, मोस्टली एक स्टिमुलस जो है वो लॉन्ग टर्म में जाता है, मेजोरिटी स्टिमुलस जो है वो कहीं नहीं जाते, और जो जाती भी है उसमें भी फिर कुछ बच जाते हैं जो लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाते, वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, जो कि कुछ टाइम बाद रिमूव हो जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। सो नेक्स्ट इज फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी, जो कि हमें दी है ट्राइजमैन इन 1962। ओके, वन मोर थिंग, आप अब साइकोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको ना, अच्छा, इस पर्टिकुलर चीज को जो है ना, ये एक थ्योरी का नाम है और ये जो है
इसकी साइटेशन है, साइटेशन मतलब किसने कब साइट करी थी, तो आप इसका नाम लिखोगे और आने वाले टाइम में जब आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे, सो इट क्रिएट्स अ वेरी गुड पर्टिकुलर आई वुड से इम्प्रेशन कि अगर आप ऐसे लिखो और इसके बाद इसका ईयर डाल दो, या फिर इतना भी ना लिख के सिर्फ इसका नाम और ईयर लिखो। एंड मैं आपको सच में सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी थ्योरीज के नाम के साथ, जो भी उनके थ्योरिस्ट का या फिर किसी भी चीज का पर्टिकुलर साइट करने के बाद किसी आदमी का नाम आगे लिखा हो, तो यू शुड लर्न इट। ईयर आगे एक दो पीछे चलता है, बट नाम याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, सो फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी जो है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फिल्टर थ्योरी। सो बेसिकली क्या होता है, मान लो किसी स्टिमुलस को, अगेन बॉटल नेक सिचुएशन पे जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमारी बॉटल है इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी। अभी मान लो कि यहाँ पे जो छोटे छोटे कंकड़ हैं वो फंस गए हैं क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है या फिर यहाँ पे पानी बहुत ऊपर आ गया है। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सरक के वो कंकड़ नीचे जा सकते हैं, है ना। सो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया, जो स्टिमुला इमीडिएटली एक्सेस नहीं मिल पाया जिनको सिलेक्टिव फिल्टर में, उसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, बट होता क्या है कि उनको ध्यान रखने का बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे अगर आप कभी सीआईडी या किसी टाइम पे आपने सावधान इंडिया देखा हो, तो जब पुलिस आती है पूछती है गाड़ी का नंबर याद है, अब यार तुम्हें गाड़ी का नंबर तो जब याद होगा ना जब तुमने उस पर ध्यान दिया होगा, राइट। मैं तो हमेशा ये सोचती थी, मुझे थोड़ी आज जितनी भी गाड़ियां चलती हैं उनका नंबर याद रहता है, उन चीजों में उनको याद रहता था। और इवन इफ तुमने देखा हो यूपी 14 या फिर यूपी 15 करके आगे, बट तुमने पूरा नंबर नहीं पढ़ा, सो उसका मतलब ये हो गया तुमने उस पर ध्यान दिया बट तुमने पूरा 100% ध्यान नहीं दिया। तो हुआ ये कि जो भी चीज स्टिमुलस उस वक्त, गाड़ी का नंबर या जो भी है आसपास छोटी मोटी डिटेल जो तुमने देखी, बट तुमने उस पर 100% अटेंशन नहीं दी, तो इस वजह से उस स्टिमुलस की जो स्ट्रेंथ है वो अटेन्युएट हो गई। अटेन्युएट इज अनदर synonym for weak. So consequently, some stimuli manage to pass through the selective filter to reach higher levels of processing. तो maybe after time अगर आपको दोबारा से वो गाड़ी दिखे तो आप उसका नंबर 100% याद कर लोगे, राइट। या फिर अगर आपको दोबारा से कुछ चीज दिखे तो आप उसको 100% याद कर लेते हो कि भाई एक बार देखिए। जैसे कभी कभी एग्जाम्स में जब हमारे को थोड़े से चीटिंग करने का मिल जाता है, तो उस टाइम पे हमने वो चीज पढ़ी होती है बट हम अच्छे से याद नहीं करते। दोबारा जब एग्जाम के टाइम पे बाई चांस किसी स्टडी मटेरियल से कुछ दिख जाता है आसपास, किसी की आंसर शीट में दिख जाता है, तो हम 100% याद रखते हैं, फिर वो 2-3 दिन तक याद रहता है हमने क्या पढ़ा था, राइट। ओके, so the next theory is our multimode theory. अब multimode theory was given to us by Johnson and Hines, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया मल्टी टाइप्स ऑफ मोड होते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर सिलेक्टिव अटेंशन। इनका कहना है कि अटेंशन इज अ फ्लेक्सिबल सिस्टम जो स्टिमुलाई को ओवर, जो भी आसपास हमारे स्टिमुलाइज अवेलेबल हैं उनको 3 स्टेजेस में प्रोसेस करता है। सबसे पहला होता है सेंसरी रिप्रेजेंटेशन। तो किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कभी हम पोम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सेंसरी विजुअल इमेज आ जाती है, या फिर जैसे आजकल स्कूल्स में भी क्या होता है ना, वो किताबों से कम और पीपीटी या वीडियो से ज्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि थिंग इज वी आर एबल टू फोकस मोर अटेंशन एंड हेंस एबल टू प्रोसेस दोज थिंग्स वेल, जिनको हम देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ जो हम पढ़ रहे हैं और उनको बस मगिंग करते हैं, या फिर जिनको हम सुन सकते हैं when they are talking and just giving us a very all round kind of particular stimulus sensory, then we are able to understand them better. On the second stage is a semantic representation, जैसे कि for example जैसे कि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग के ना एक प्री कंसीव नेचर होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। हम जब भी किसी को चीज को देखते हैं ना, वी टेंड टू ऑर्गेनाइज देम इनटू गुड एंड बैड, इनटू ब्लैक एंड व्हाइट, इनटू अप एंड हाई, इनटू लो एंड इवन लोअर। सो दिस इज समथिंग जो हमारे दिमाग में खुद से ही होता है। अब क्या है ना, हम ऑल्सो चीजों को नाम देना शुरू कर देते हैं, जैसे हम नेमेनिक कोड्स बनाते हैं ना, जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज जो थी 10th में ऐसी याद करी थी, तो हम क्या करते हैं, हम चीजों को नाम देते रहते हैं, इवन इफ उनका नाम नहीं पता तो हम खुद से उन्हें एक नाम दे देते हैं, ठीक है इसका नाम आपसे ये है, सो दैट हमें वो याद रहे। सो दिस इज सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये जरूरी है टू रिमेम्बर थिंग, टू ऑर्गेनाइज इट इनटू समथिंग, राइट। अब जैसे अगर आप मॉडर्न आर्ट देखो, उसमें कितने सारे वासेस ऐसे होते हैं जो बेसिकली बॉटल जैसे दिखते हैं, बट हम तो अगर हमें कोई बताया ना कि वो वास है तो हम तो उसे बॉटल ही कहेंगे ना, तो हमने खुद से एक नाम दे दिया। ओके, फाइनली द थर्ड स्टेज इज सेंसरी एंड सिमेंटिक का, जब वो कॉन्शियसनेस में घुस जाते हैं। अभी तक हमने पहले सेंसरी की बात करी, किस तरह की चीजें जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, फिर हमने बात करी उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको नाम देना, उनको ऑर्गेनाइज करना बेस्ड अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट चीज है जब इन दोनों का मिश्रण हमारी कॉन्शियसनेस में घुसता है,
उसके बाद क्या होता है, जब वो कॉन्शियसनेस में आ जाता है तो वो हमारे को याद रहता है, वी आर एबल टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन जब भी हमारे को जरूरत पड़ती है। ठीक है, द थ्योरी ऑल्सो सजेस्ट दैट मोर प्रोसेसिंग रिक्वायर्स ग्रेटर मेंटल एफर्ट। अब अगर मान लो एक ही टाइम पे आपके साथ बहुत सारे स्टिमुलस हैं या फिर बहुत ऑफन स्टिमुलस जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट करना पड़ेगा टू रिमेम्बर दैम। नेक्स्ट इज सस्टेन्ड अटेंशन। अभी क्या है ना, ठीक है, हमने इतने सारे स्टिमुलस में से एक स्टिमुलस को चूज कर लिया कि भाई यू आर आर फेवरेट एंड यू गेट आर अटेंशन। ये हो गया आपका सिलेक्टिव अटेंशन। बट क्या अटेंशन टिकी रहेगी? अटेंशन का टिकना किसी जगह पे इज नोन एज सस्टेन्ड अटेंशन। So in the next topic, we will talk about the factors and the properties and the characteristics that are necessary कि selective के बाद वो attention sustained रहे. So it focuses on choosing specific stimuli. Sustained attention is concerned with maintaining concentration on an object or event for extended periods. This is also referred to as vigilance. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने वो देखा ही होगा इंटरनेट पे, जहाँ पे एक डॉट होता है और कहते हैं इसको 30 सेकंड तक देखते हो इसका कलर बदल जाएगा, तो उसको ऐसे देखते रहते हैं ना, ऐसे हाँ पूरा बिल्कुल तस से मस नहीं होता, 30 सेकंड तक उसको घूरते रहते हैं। सो वो भी एक तरीके की सस्टेन्ड अटेंशन हुई, बिकॉज वी आर गिविंग दैट पर्टिकुलर डॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज विजिलेंस। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सस्टेन्ड अटेंशन। दे कैन बी सेंसरी मोडालिटी, मतलब किस तरह का है वो पर्टिकुलर चीज, विजुअल है, ऑडिटरी है ना, सो एंड सो फोर्थ। कितना क्लियर है। अब जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको मेरी बात समझ में आ रही है और अचानक से मैं आपसे फ्रेंच में बात करने लग जाऊँ और वो करने लग जाऊँ जिब्रिश भाषा में, तो आप कहोगे यार बोली तो बंदी बंदी ने क्या बोला समझ नहीं आया, राइट। सो क्लैरिटी कितना होना चाहिए स्टिमुलस में, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार आपको आपको ना यूट्यूबर्स लोग कुछ बोलते रहते हैं और आपको समझ नहीं आता उन्होंने वो वर्ड क्या बोला, तो आप क्या करते हो, कैप्शन ऑन कर देते हो, बट क्या होता है कई बार कैप्शन भी नहीं समझ पाते। सो हम उस चीज को फिर अटेंशन नहीं देंगे, छोड़ो नेक्स्ट, बिकॉज हम उस चीज को क्लैरिटी जो है उस चीज की पर्टिकुलर उसका एसेंस जो है हम समझ ही नहीं पाए क्योंकि उसमें क्लैरिटी की एब्सेंस होती है। नेक्स्ट इज टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। अब क्या है ना, हर चीज मतलब कितनी परमानेंट हो या फिर कितनी टेम्पररी हो, वी डू नॉट नो, और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होगा उसी वजह से हम उसकी डिसाइड करते हैं कि उसकी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि वो कितनी परमानेंट या कितनी टेम्पररी होने वाली है। तो उसी अगर मान लो मेरे को कोई कहे प्रियांशी लिसन टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो मैं सुनूंगी। और कोई मुझे कहे प्रियांशी सुन यार, मैं कह रही थी, हाँ ठीक है बोलती रहे मैं सुन रही हूँ। सो दिस ऑल्सो इज समथिंग जो मेरी अटेंशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज अ स्पेशल अनसर्टेनिटी। सो स्पेशल अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया कि गैप कितना है, उनके बीच में इंटरवल्स कितने हैं, है ना। आप मुझे बोलो प्रियांशी लिसन टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, भाई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आई विल स्टॉप लिसनिंग, बिकॉज अब मेरी अटेंशन जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो उसके बीच में प्रॉपर इंटरवल्स हो, उसके बीच में प्रॉपर गैप्स हो, दैट इज अ स्पेशल अनसर्टेनिटी। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल कवर इज परसेप्चुअल प्रोसेसेस। हमें अटेंशन मिल गई, ठीक है, हमने चूज कर लिया हमें किस चीज को अटेंशन देनी है, हमने उसको बहुत देर तक अटेंशन दे दी थी, बट भाई उसके बाद क्या, अभी तो बाकी दिमाग का काम होता है, विच इज परसीविंग द इम्पोर्टेंस एंड द एसेंस एंड द मीनिंग ऑफ द स्टिमुलस दैट वी हैव chosen to give attention for a long period of time. So perception is the process by which we organize, recognize, and interpret or assign meaning to information provided by our sense organs. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कई बार गाने सुनते हैं तो हम कहते हैं नहीं यार ये रॉक है, नहीं नहीं यार ये पॉप है, नहीं यार ये तो गजल सूफी टाइप से है। हम क्यों कहते हैं ये चीजें, क्योंकि हमने पहले वो चीज सुनी, ठीक है, उसके बाद हमने सुनते रहे, हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, दिस इज सस्टेन अटेंशन। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे ब्रेन ने बताई, ओके दिस इज दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, then we say okay this is our perception of the stimulus that has been given to us. So there are principles of perceptual organization. So this refers to the organization of visual field into meaningful wholes. आप मूवी देखते हो, मूवी क्या है, मूवी तो फ्रेम्स होते हैं यार, है ना। आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीन देखते रहते हो, या फिर आप सीरीज देखते हो तो उसमें एपिसोड देखते रहते हो। आपके सामने जो भी विजुअल स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया है, आप उसको देखते हो और फिर आप उसका मीनिंग ड्रॉ करते हो कि दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस, है ना। सो आफ्टर यू हैव वॉच्ड टिप्स एंड बिट्स, you are trying to understand the meaning of the whole. We perceive various stimuli as an organized whole with a definite form.
This suggests that our brain processes are naturally inclined towards perceiving good figures or pregnants, which is why we tend to see things in an organized manner. मैंने आपको पहले ही बताया था हमारी ब्रेन की बहुत टेंडेंसी होती है हर चीज को ऑर्गेनाइज करने की, गुड बैड ब्लैक व्हाइट, वांटेड नॉट वांटेड, हैप्पी नॉट हैप्पी, है ना. वी टेंड टू ऑर्गेनाइज थिंग्स इनटू 1 2 2 3 ऐसे करके. तो उसके बीच में 2.5 2.6 नहीं होता. We have to organize things, and the reason we organize stimuli is because we're trying to make meanings out of those. जब हमको organize ही नहीं करेंगे तो उनका मतलब कैसे निकालेंगे. And the most basic form of organization occurs through figure ground segregation. मतलब हम उनके characteristics को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि ये इससे डिफरेंट कैसे है, और जब हमें पता चल जाता है कोई चीज किसी से डिफरेंट कैसे है, वी आर एबल टू सेग्रीगेट देम, and we are able to also put them in categories or organizational groups. So we distinguish between figure and ground based on the following characteristics. अब मान लो मैं तुम्हें एक बॉल दिखाई, वो टेनिस बॉल है. मैं तुम्हें एक और बॉल दिखाई, वो है बास्केटबॉल. फिर मैं तुम्हें एक और बॉल दिखाई जो कि है फुटबॉल. तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सी बास्केटबॉल कौन सी टेनिस बॉल? तुम्हें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है कि एक छोटी होती है, उसका ग्रीन कलर का ऐसा मशी मशी सा टेक्सचर होता है, जो ट्रेडेड होती है, जिसके ऊपर छोटे छोटे वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो भी होते हैं रेड कलर के, वो तुम्हारी बास्केटबॉल हो गई. फुटबॉल जो होती है वो शाइनी होती है, उसका इतना साइज होता है. सो वी हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑल दीज बॉल्स, एंड उसी के बाद हम बता पाते हैं ये कौन सी बॉल है वो कौन सी बॉल है. सो सबसे पहले तो उसके डेफिनेट फॉर्म, फॉर्म का मतलब हो गया यहाँ पे शेप. फिर आगे उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, कि हम उसको किस पर्टिकुलर कैटेगरी में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. कोंटोर मतलब उसका कोंटोर होता है. जैसे मैंने ये हाथ दिखाया आपको, मेरा हाथ सिर्फ यहाँ पे नहीं, मेरे हाथ की एक बॉर्डर भी है, उसकी एक आउटलाइन है. तो दिस इज नोन एज कि उसकी आउटलाइन कैसी है. प्रोमिनेंस मतलब उसका इम्पोर्टेंस या फिर उसकी पर्टिकुलर इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड क्या है. लास्ट होगी उसकी क्लैरिटी एंड प्रॉक्सिमिटी. क्लैरिटी मतलब पर्टिकुलर स्टिमुलस कितना क्लियर है, एंड वो हमारे से कितना पास या दूर है. ये आ गया आपका क्लैरिटी एंड प्रॉक्सिमिटी. Okay, so the next topic that we will cover is laws of perceptual processes by Gestalt. सो इसमें वी विल फर्स्ट लुक एट द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जिसमें है कि हम जो आसपास की, जैसे ये तीन रोज जो हैं बेसिकली साथ में क्लस्टर्ड हैं, तो हम इन्हें एक ग्रुप मान लेते हैं, और जो दूसरा अलग है तो हम उसको एक अलग ग्रुप मान लेते हैं. तो बेसिकली इट्स लाइक कि हम चीजों को विजुअलाइज ऐसे करते हैं, ग्रुप वन ग्रुप टू. हमारी एक खुद की एक इनेट नेचर होती है कि प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे चीजों को कैटेगराइज करने की. जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है विच इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी. तो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स भी हैं और कुछ सर्कल्स भी हैं. तो हम क्या करने वाले हैं, कैटेगराइज परसीव कैसे करेंगे हम इन चीजों को. परसेप्चुअल कैटेगराइजेशन क्या होगा हमारा, कि हम ट्राइंगल्स को एक साथ देखेंगे, हम सर्कल्स को एक साथ देखेंगे, और हम फिर एक फिगर बनाने की कोशिश करेंगे टू परसीव द विजुअल स्टिमुलस जो हमें दिया हुआ है. हम कई बार ये भी देखते हैं कि भाई कौन सी चीजें एक जैसी दिखती हैं, और फिर हम उन्हें एक कैटेगरी में जो है डाल देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर छिपकली और छिपकली के रिलेटिव्स अगर साथ साथ दिखते हैं, तो हम फिर उनकी स्पीशीज में इंटरेस्टेड ना हो के हम बस ये कहते हैं भाई हाँ ये छिपकली है. इफ यू नो व्हाट आई मीन. एनीवेज, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसमें बेसिकली इफ यू सी वेरी क्लोजली, आई ऑल्सो हैड टू लुक वेरी क्लोजली, द रेड वन इज नॉट बेसिकली कंटिन्यूइंग इनटू अ कर्व लाइन, बट हम उसे कर्व समझ रहे हैं क्योंकि एक दूसरे कलर की जो है वो कर्व बिल्कुल फॉलो कर रहा है. बट इन रियलिटी ग्रे और रेड जो है अपने आप में एक डिफरेंट टैंजेंट्स हैं, बट हम उन्हें एक साथ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें एक आदत है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की देखने की. दिस इज हाउ ब्रेन हैव इवॉल्व्ड, दे हैव डेवलप्ड इन सच अ वे कि हम ऐसे देखेंगे ओके फाइन ये एक है और एक सीधी लाइन जो है वो एक लाइन है. हम इस वक्त कलर्स पे ध्यान नहीं देंगे. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस. तो हम यूजुअली बड़ी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं इन कंपैरिजन टू छोटी चीजों के, और हम उसे ऐसे देखते हैं कि बड़ी चीज जो है वो के फाइन ये एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, जो छोटी चीज है वो एक छोटा ग्रुप हो गया. राइट. तो हम जैसे अभी ये मैंने बेंटेन वाला वो लगा रखा है, बट अगर हम ऐसे देखें, अब बीएमडब्ल्यू का साइन देखें, तो उसमें हमारी जो नजर है वो बीएमडब्ल्यू के साइन में सबसे पहले व्हाइट पे ना जाके ब्लू पे जाती है. तो जो चीजें लाउड हैं, जो चीजें ज्यादा बड़ी हैं,
हम उन पे ज्यादा ध्यान देंगे इन कंपैरिजन टू छोटी चीजों के। बट इस केस में अगर मैं इसी व्हाइट वाले पोर्शन को ब्लैक कर दूं और व्हाइट वाले जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसे व्हाइट कर दूं, तो हमारा वे ऑफ परसीविंग दिस पर्टिकुलर इमेज चेंजेस इमीडिएटली। तो हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो बड़ी हैं, जो लाउड हैं, और जिनका कलर परसेप्शन जो है डार्क है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। अब हमारे को ना आदत है हर चीज में सिमेट्री देखने की। ह्यूमंस आर evolved in such a way that they seek symmetry in everything. So for example, ये properly अलग अलग images हैं, बट हमें ये फेस इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसमें सिमेट्री ढूंढ रहे हैं। तो इन रियलिटी जब मैं ये इमेज को ऐसे फोल्ड करूंगी, तो जो इधर पर्टिकुलर वो बना हुआ है ब्लैक की जगह व्हाइट आ जाएगा। दे विल ओवरलैप ईच अदर 100% परफेक्टली, एंड दैट इज कि हमारी एक इनेट नेचर है टू सीक सिमेट्री, एंड दैट इज वाई हम इस इमेज में भी सिमेट्री जो है सीक कर रहे हैं। लास्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। तो बेसिकली अगर आप देखो कि ओके क्या क्या है क्या क्या है, जैसे हम क्या देख रहे हैं, अच्छा ये तो ग्लास जैसा दिख रहा है, ये लैंप जैसा दिख रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली इसका एक और एग्जांपल होगा, हम क्लाउड्स को कैसे देखते हैं। हम क्लाउड्स आर एब्सोल्युटली रैंडम, क्लाउड्स हैव नो लॉजिक ऑफ फॉर्मिंग बिहाइंड कि ओके फाइन इस शेप में ये क्लाउड इसलिए है। नो, और मे बी अगर होता भी है तो हम क्लाउड्स में फिर भी डॉगी, शिप और घर और दुनिया भर की लॉलीपॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम आसपास के पार्टिकल्स को क्लस्टर करते हैं इन ऑर्डर टू सी कि हम इसमें से एक क्या परसेप्चुअल विजुअल स्टिमुलस में से एक परसेप्चुअल क्या निकाल सकते हैं, हम उसमें से क्या मतलब निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग या गेनिंग ऑफ नॉलेज पर्टिकुलर किसी चीज की इजी हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। अभी देखो सबसे पहले जो फिगर दे रखी है उसमें अगर तुम ध्यान से देखो ऐसे करके, तो तुम्हें दिखेगा एक ट्रायंगल, सेकंड वाली में तुम्हें स्क्वायर दिखेगा, और थर्ड वाली में एक स्टार दिखेगा। नाउ दिस हैपेंस बिकॉज हम इस वक्त वो जो मारियो जैसे वो बने हुए हैं साइड साइड में, हम उन पे ना ध्यान देके अंदर देख रहे हैं कि भाई ये फिगर क्लोज्ड क्यों नहीं है। मैंने बोला, हमारे एक इनेट डिजायर होती है, एक इनेट नेचर होती है सिमेट्री सीख करने की। लाइकवाइज हमारी एक इनेट नेचर होती है क्लोज्ड इमेजेस पे फोकस करने की, हमें इमेजेस ओपन की जगह क्लोज ज्यादा पसंद होती हैं। सो दैट इज वाई हम इसमें भी इमेज जो कि बिल्कुल रैंडम ओपन इमेज है, हम इसको भी क्लोज करने की कोशिश करें, इसीलिए वी आर एबल टू सी अ ट्रायंगल, अ स्क्वायर एंड अ स्टार। Okay, so the next topic of the chapter is monocular cubes. मोनोकुलर का मतलब हो गया मोनो, मोनो मतलब वन, ठीक है। क्यूलर मतलब तुमने देखे हैं वो बाइनोक्यूलर जो हम बचपन में खेलने के लिए यूज करते थे, है ना, उसमें से लिया है क्यूलर। और क्यूज का मतलब तो तुम्हें पता ही है, हिंट्स, है ना। तो हम बेसिकली एक आंख से देखने वाले हिंट्स को यूज करते हैं और हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वो जो पर्टिकुलर मोनोकुलर क्यूज हैं, अगर तुमने कभी अपना आंखों के पास जाके ना डॉक्टर के आंखों के डॉक्टर के पास जाके टेस्ट दिया हो, सो उसमें होता ये है कि वो हमसे कहते हैं चलो एक आंख ढको और फिर देखो, फिर दूसरी आंख ढक के फिर दो। सो योर आईज आर एक्चुअली डूइंग अ प्रोसेस विच इज नोन एज अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग द परसेप्शन ऑफ डेप्थ। डेप्थ मतलब डीपनेस, ओके। सो ये जो पर्टिकुलर तरीका है, ये ऑल्सो इज यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू अंडरस्टैंड डेप्थ and apply depth into two-dimensional images and painting, which is also known as pictorial psychological cues. Remember this. So ये बेसिकली बात करते हैं रिलेटिव साइज की। अब क्या होता है ना, तुम छोटे बच्चों की पेंटिंग देखो, वो क्या करते हैं, इतनी बड़ी हट बना दी, है ना, जो हम सीनरी बनाते थे बचपन में, उतना ही बड़ा तुमने पेड़ बना दिया। अब अगर तुम रियल लाइफ चीज को देखना चाहो तो ऐसे थोड़ी होता है। या फिर जितना बड़ा घर उतना बड़ा पेड़ और उतना ही बड़ा आदमी बना देते हैं वो लोग, उनको इतना आइडिया नहीं होता रिलेटिव साइज का। सो दिस इज इट कि साइज, जो आसपास की चीजों के साइज को देखकर हम एक थर्ड चीज की साइज का अनुमान लगाते हैं। एक होता है इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। जब हम किसी चीज को ओवरलैप कर देते हैं, उनके आसपास उनको पोजिशन कर देते हैं, तो वो हमें एक चीज की तरह प्रतीत होने लगते हैं, या हम उनकी पर्टिकुलर डेप्थ परसेप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। एक होता है लीनियर पर्सपेक्टिव, लाइन में जो चल रहा है, मतलब पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया, उसके बाद पेड़ आ गया, उसके बाद एक कबूतर आ गया, उसके बाद एक घर आ गया, ये ठीक है। एक होता है एरियल, एरियल होता है एरियल व्यू, जो ड्रोन वाला व्यू होता है ना, दैट इज द एरियल व्यू।
एक होता है लाइट एंड शेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लाइट इज जहां पर सबसे तेज लाइट पड़ेगी वहां पर सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगी। तो मान लो अगर सूरज यहाँ पे है ना, तो लाइट सबसे ज्यादा यहाँ पड़ेगी बट सबसे कम पड़ेगी यहाँ पे। तो क्या करते हैं वो लोग, इसको ऐसे ऐसे शेड कर देते हैं और उस पे कलर्स यहाँ पे डार्क यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू दिस प्लेस जहाँ पे वो लाइट कलर्स यूज करने वाले हैं। फिर हो गया आपका रिलेटिव हाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया रिलेटिव हाइट। अब जैसे यहाँ पे आदमी, कभी भी कोई फूल जो जमीन से उग रहा है उसका साइज और एक इंसान का साइज सेम हो सकता है अगर वो रेफ्लिशिया नहीं है तो? ऐसा नहीं हो सकता। तो हम एक चीजों की रिलेटिव हाइट भी बनाते हैं। अब हमने जो बचपन में सीनरीज बनाई है उनमें होता क्या था, ये हमने पहाड़ बना दिए, उसके बाद एक नदी निकाल दी, यहाँ पे हमने इतनी बड़ी हट बना दी। अब नेवर एवर इज इट गोइंग टू बी कि पहाड़ और इनके बीच में सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस हो या फिर इतना ही डिस्टेंस हो, बट दिस इज अ चाइल्ड्स पेंटिंग, राइट? एंड यहाँ पे वी आर नॉट एबल टू डू प्रॉपर डेप्थ परसेप्शन। Next is your texture and gradient. Now, how do we know the texture of things by just looking at them? अगर ऐसे ऐसे है तो उसका मतलब टेक्सचर थोड़ा रफ है, अगर बिल्कुल ऐसे है तो उसका मतलब टेक्सचर स्मूथ है। हम कैसे पता करते हैं कि हमने हमने ये चीज समझी है ना कि भाई जब थोड़े से ऐसे ट्रेडिंग्स होते हैं तो उसका मतलब हो गया कि वो टेक्सचर जो है रफ है, और जब ऐसे बिल्कुल स्मूथनेस होती है, ऐसे कोई भी ना ऐसे पिक्सल्स या वगैरह वो जो फटती नहीं है, तो हमें लगता है कि स्मूथ है बिल्कुल। फिर होता है एक मोशन पैरालैक्स कि भाई चीजों के गतिविधि क्या है या फिर चीजों का वन आफ्टर अनदर क्रोनोलॉजिकल order क्या है। So all these things, all these characteristics are used by humans to do to gain insight into their monocular cues. Next are your binocular cues, which is your two eyes. So in these, uh, ये थ्री डायमेंशनल स्पेसेस को एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए नेसेसरी होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे रेटिनल और बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। तो अगर तुम देखो, एक तुम्हारी आंख ये है, ठीक है, दूसरी तुम्हारी आंख ये है और ये तुम्हारी नोजी है और ये तुम्हारा मुंह है। तो तुम्हारी इस आंख और इस आंख के बीच में डिस्टेंस है, राइट? इसका मतलब हो गया कि अगर कोई भी चीज जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ द आईज पे है, दैट विल प्रोवाइड डेप्थ इंफॉर्मेशन। और जितनी लार्जर डिस्पैरिटी होगी, मतलब जितना उनमें डिफरेंस होगा, उसका मतलब हो गया कि वो चीज बहुत ज्यादा करीब हो गई है हमारे। तो कभी तुम अपनी आंखें बंद करके देखोगे ना, तुम्हें सेम चीजें दोनों आंखों से नहीं दिखती। कोई चीज ज्यादा पास एक आंख से दिखेगी, दूसरी से थोड़ा सा दूर दिखेगी। एंड दिस इज बिकॉज हमारी आंखों के बीच में देयर इज अ पर्टिकुलर स्लाइट डिफरेंस, स्लाइट डिस्टेंस। नेक्स्ट इज योर कन्वर्जेंस। अब हमारी आंखों की शेप जो है ना वो बिल्कुल ऐसी नहीं, हमारी आंखों की शेप है ऐसे, यू नो इट्स लाइक दिस। आगे से ना ऐसे देखोगे तो ऐसे है। सो इसका मतलब हो गया कि ये जो तरीका बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया ताकि हम फोकस कर सके क्लोज ऑब्जेक्ट्स पे जो बिल्कुल हमारे करीब आ जाते हैं, और हम इमीडिएटली ब्रेन को सिग्नल दे पाए कि वो ऑब्जेक्ट जो है बहुत करीब आ गया है, उसका डिस्टेंस सो एंड सो है। और जितना वो कन्वर्ज होंगे, जितना वो दूर जाएंगे, हम ब्रेन को फिर से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि ये चीज हमसे इतना दूर है। सो एक कन्वर्जेंस और एक पर्टिकुलर शेप जो हमारी आंख की है वो भी हमें हेल्प कर दे अंडरस्टैंडिंग कि कोई चीज कितनी पास है कितनी दूर है। नेक्स्ट इज योर अकोमोडेशन। अब जैसे मैंने पहले चैप्टर की शुरुआत में आपको अकोमोडेशन जो टॉपिक है पढ़ाया था कि सिलिलरी मसल्स जो है आंखों को जब ऐसे कर देती है तो नॉर्मल होती है, फिर वो ऐसे कर देती है बिल्कुल भेज देती है। इसका मतलब हो गया कि वो बहुत फोकस करे। अगर तुम किसी चीज को नीचे गिरा दो छोटी सी को, तो तुम ऐसे देखोगे ना ऐसे करके, दैट इज बिकॉज योर सिलिलरी मसल्स, ये जो हम मैं एक्टिंग करके दिखा रही हूँ बट सिलिलरी मसल्स का भी सेम काम होता है जो आईलिड्स का होता है, वो ऐसे हो जाती है बिल्कुल और फिर उसको बिल्कुल मोटा कर देती है, सो दैट वी कैन फोकस एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे बहुत छोटे हैं या फिर जो इन पे हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोकस देना है। जो चीजें दूर देखने के लिए हैं, जो चीजें हमारे को दूर से देखनी है, उनके लिए वी विल ओपन आवर आइज वाइड लाइक दिस। नेक्स्ट इज अ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। सो इसका मतलब हो गया एक एबिलिटी कि हमारे को आंखों को देखते हैं, जब हम जैसे कि आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो अब चीजें हमेशा स्टैग्नेंट नहीं होती है ना, वो मूव करती रहती है, राइट? तो अगर हम चीजों को स्टेबल है या फिर वो अनस्टेबल नहीं है, तो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का मतलब हो गया कि चीजें जो है वो कंसिस्टेंटली हमें सेम दिखती रहे इवन व्हेन दे आर मूविंग। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रक है वो सड़क पे चल रहा है, ऐसा नहीं वो पहले ट्रक था फिर वो टाइटैनिक जितना बड़ा हो गया,
फिर वो चूहे जितना छोटा हो गया, शेप साइज उसकी पर्टिकुलर कॉन्टोर सेम रहे, अलग अलग आंखों के फ्रेम में जब आंखें ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है वो चेंज हो रही है, या फिर लाइट की डिफरेंस आने में स्टिल वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ दैट थिंग। सो बेसिकली हो गया इसका साइज कॉन्स्टेंसी, मतलब जो साइज तो मैं तुम्हें बताया भी जैसे ट्रक वाले एग्जांपल से। दूसरा हो गया शेप। अब ऐसा नहीं है कि पहले वो ट्रक का दिख रहा हो, फिर वो टाइटैनिक जितना बड़ा हो गया, फिर वो ट्रैक जितना छोटा हो गया। तो एक शेप में भी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मेंटेन होनी चाहिए। ब्राइटनेस, अब देखो कोई चीज हमारे को पहले ब्राइट लाइट में दिख रही थी, अपेरेंटली अब वो हमारे को इतनी ब्राइट लाइट में नहीं दिख रही है, तो हमारी आंखें अब लाइट्स को और ज्यादा अंदर खींचेंगी, सो दैट वी आर एबल टू सी दैट थिंग मोर क्लियरली एंड मोर properly. So this is brightness constancy. The last topic of this chapter is illusions, जो कि actually में हम there is this very big paradox about illusions. Illusions क्या होते हैं? So we will study illusions now. So illusions होता है जब हमारी physical stimuli और उनके perception के बीच में mismatch होता है, और उसका क्या होता है कि जैसे कोई चीज दिख इतनी सी रही है, तुम उसे उठा के देखो वो इतनी बड़ी हो जाती है, सो दिस इज एन इल्यूजन। और हुआ ये कि वो फिजिकल स्टिमुलाई था कि वो इतनी सी है, और उसके बाद जब हमने उनके बारे में सोचा, परसेप्शन ये था कि वो बहुत छोटा है, बट जब हमने उसको एक्चुअली में पास से देखा तो हमें रियलाइज हुआ कि वो काफी बड़ी है। या फिर हम किसी चीज को देखते रहिए तो बहुत हल्का सा होगा, फिर उसको हमें हमें फिजिकल स्टिमुलाई क्या हुआ कि दैट थिंग और पर्सन इज लाइट इन वेट, बट व्हेन वी एक्चुअली कम नियर, वी टच इट, वी लिफ्ट इट, वी कम टू रियलाइज oh it's not that light. So they happen to create a misinterpretation of sensory information, and not just auditory, not just visual, not just olfactory, but of all kinds, but mostly visual, mostly visual. So types of illusion होते हैं आपके universal illusions, और सबसे पहले वो होते हैं जो सबको दिखते हैं, जैसे कि मिराज, है ना। अब जब गर्मी होती है, हम सड़क पर चल रहे होते हैं, मिराज सबको दिखता है, इवन पीपल जिन्होंने टाइटैनिक का एक्सीडेंट करवा दिया था बाय चांस, उनको भी मिराज दिख रहे थे। अंडर एनी सर्कमस्टांस मिराजेस आर पॉसिबल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और रेलवे का ट्रैक हमें ऐसा दिखता है, ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस हैं, बट हमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दे विल मीट। तो ये एक यूनिवर्सल इल्यूजन हो गया। पर्सनल इल्यूजन होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। जैसे मेरे को कोई इल्यूजन जो दिख रहा है, जरूरी नहीं वो सामने वाले को दिखेगा, जो सामने वाले का इल्यूजन उसे दिख रहा है वो जरूरी नहीं मुझे भी दिखे। जैसे कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि घंटी बज रही है ना, बैठे बैठे लगता है घंटी बजी है क्या, घर की घंटी बजी, घंटी बजी नहीं, तो दिस इज एन इल्यूजन। या फिर अगर हमें लगता है कि पर से हमें किसी ने आवाज लगाई है, या फिर वहां पे कोई खड़ा है, वहां पे जाके देखा वहां पे कोई है ही नहीं, सो दीज ऑल आर इल्यूजन एंड देयर टाइप्स। पर्सनल इल्यूजन कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, नॉट नेसेसरली जो आपको दिख रहा हो वो सबको दिखे, बट यूनिवर्सल इल्यूजन्स आर कॉमन एंड सेम फॉर एवरीवन। So there are certain examples for this, and you should learn all these examples so as when you're appearing for an exam you are able to write them and gain maximum marks. तो विल एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू पिक्चर्स। तो सबसे पहले आपका मुलर लेयर इल्यूजन, बड़ा सिंपल सा है। तो पीपल परसीव वन लाइन एज लॉन्गर देन अनदर इवन दो दे आर ऑफ द सेम लेंथ। और इसके ऊपर ना बहुत इंटरेस्टिंग एक वो भी हुआ था आपका एक्सपेरिमेंट। उसमें छोटे बच्चों को दिखाया, उसको कहा ये सारे कॉइन, उसने 5 कॉइन ले रखे थे, उसको ऐसे दिखाया ये सारे कॉइन ज्यादा है, या फिर एक कॉइन के आगे एक और कॉइन के आगे एक और कॉइन के आगे एक और कॉइन लिख दिया, और उसको बोला ये ज्यादा है, इनमें से वैल्यू किसकी ज्यादा है। उसने बोला वैल्यू तो इसकी ज्यादा है, क्योंकि वो एक के बाद एक रखे थे और वो सारे स्टैक्ड रखे थे। तो ये भी एक तरीके का इल्यूजन है कि उसको लगा कि इसमें पैसे कम है क्योंकि एक छोटा दिख रहा है, इसमें पैसे ज्यादा है क्योंकि ये लंबा दिख रहा है। अब जैसे तुम यहाँ पे लाइंस देखो, मैं तुम्हें बताऊं तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल लेंथ की है, बट ये इस तरीके से ड्रॉन है, ये इस तरीके से दिखाई गई है कि तुम्हें ये वाली जो पर्टिकुलर फिगर है ये ऐसा लगे नीचे वाली को देखकर कि लंबी ये ज्यादा है। और आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन हो गया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आर इक्वल, बट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे को इतनी लंबी नहीं लग रही, क्योंकि हमारे हॉरिजॉन्टल में भी क्यूज ऐसे हैं या हम इल्यूजन में ऐसे खो जाते हैं कि हमें वर्टिकल लाइन ज्यादा लंबी लगती है। हम कभी भी ना ऐसे नहीं देखते ये कितना लंबा है, हम देखते हैं ऐसे ये कितना लंबा है ना। सो दिस इज अनदर वर्टिकल इल्यूजन कि हमारे को हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि वर्टिकल के इक्वल है, पर जब हम उन्हें ऐसे लगाते हैं ना उल्टे टी की तरह,
तो हमें ये वाली जो है ज्यादा लंबी लगती है। एक होता है आपका अपेरेंट मोमेंट, जिसको हम फी फिनोमिना भी कहते हैं। तो तुम ध्यान से देखो पिक्चर्स को, एक मिनट आंखें ऐसे करके देखो, ऐसे तुम्हें रियलाइज होगा इनमें से एक पिक्चर नहीं चल रही, और फिर इधर देखो, फिर दोबारा देखो, तुम्हें लगेगा चक्रों की तरफ घूम रहे हैं, है ना। दिस इज बिकॉज मोशनलेस पिक्चर जो कि एक दूसरे के ऊपर रखी गई है या फिर एक दूसरे के बहुत जल्दी बाहर लगा दी गई है, दे क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, कि ये चल रही हैं। जैसे तुमने अगर कभी मूवीज वगैरह में देखा हो, किसी को चक्कर आते हैं तो उसको भी ऐसे ऐसे फिगर दिखती है, उसको लगता है सब घूम रहा है, बट घूम नहीं रहा है, ये तुम्हें लग रहा है कि ये घूम रहा है। जैसे अभी मैं भी देख रही हूँ ना इन पिक्चर को, तो मुझे लग रहा है कि ये मूव करे, बट दे आर नॉट मूविंग, दे आर प्रीटी मच एट देयर प्लेस। So next topic that we will cover is socio-cultural influences on perception. So perceptual processes can vary across different cultural settings, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँ कि अब जापानीज कल्चर में स्मेलिंग बैड or smelling unpleasant is considered as very rude. Meanwhile, in our culture, it's okay because it's a tropical country. यहाँ पे सबको पसीना आता है, blah blah blah. तो यहाँ पे it's okay to smell bad. Similarly, हम एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, हम बहुत ही जुड़े हुए कल्चर में से बिलोंग करते हैं, बट इंडिविजुअल कल्चर जैसे नहीं है। तो हमारे यहाँ फैमिली डिनर्स होते हैं, वहां पे साल में कभी फैमिली डिनर्स होते हैं, बट हमारे यूजुअली फैमिली डिनर्स होते हैं। सो परसेप्शन जो है किसी चीज की स्टिमुलाई का, दैट कैन ऑल्सो वेरी हैवीली फ्रॉम आर कल्चरल अपब्रिंगिंग। सो सीगल, कैम्बल एंड हेर्स्कोविट्ज ने एक काम किया। उन्होंने देखा कि अफ्रीकन सब्जेक्ट्स आर मोर ससेप्टेबल टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन and western subjects are more susceptible to muller-Lyer illusion. This is due to their respective environments influencing their perception. अब इसके कोई आपको पता है, आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा क्यों है, बट बेसिकली यही कहा जाएगा कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट, उनके आसपास का कल्चर, उनके आसपास की चीजें कुछ ऐसी रही होंगी जिनसे वो एक पर्टिकुलर इल्यूजन को ज्यादा प्रोन है दैन टू द अदर, एंड दिस ऑल्सो इज गोइंग टू हैपन इवन इफ वो काफी लंबे टाइम तक सेम अपब्रिंगिंग में रहते हैं। बट अगर मैं दोनों को एक सेम कंट्री में डाल दूं, अब तुम अपने छोटे से बड़े हो जाओ, मतलब जब बच्चे होते हैं फिर बड़े हो जाए, सो पॉसिबिलिटी इज दैट दे बोथ मे नॉट बी ससेप्टेबल टू ईदर इल्यूजन, दे मे बी ससेप्टेबल टू अनदर इल्यूजन ऑल टुगेदर। सो दीज ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंट एंड योर कल्चर। एक हडसन स्टडी हुई थी अफ्रीका में, जिसमें पीपल वर अनफेमिलियर विद पिक्चर्स एंड हैड डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरप्रेटिंग डेप्थ क्यूज इन इमेज। दैट इज पॉसिबली बिकॉज वहां पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी मॉडर्निटी नहीं है, दे आर नॉट यूज टू लुकिंग एट अ 2D इमेज एंड देन अंडरस्टैंडिंग कि इसकी डेप्थ कितनी है। एक 2D इमेज में 3D ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, ये चीज हमको आती है क्योंकि वी हैव बीन एक्सपोज्ड टू स्टिमुलस ऑफ दैट काइंड सिंस वी वर किड्स, बट मे बी दे वर नॉट, उनको सामने देख के ही समझ में आता है। अब उनको 2D इमेज दिखा के 3D देखने को कहा तो उनको नहीं हुआ। एक लास्ट स्टडी और हुई थी, सिन्हा और मिश्रा ने, उन्होंने देखा कि कल्चरल एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस हाउ पीपल इंटरप्रेट पिक्चर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने वो पिक्चर देखी है जिसमें इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, आपको कह के दिखाते हैं, अब बताओ आपको क्या दिख रहा है, अब बटरफ्लाई या फिर दो सुंदर लड़कियां। So this is because whatever you see has been there for you since childhood. Like मैंने सबसे पहले बटरफ्लाई देखी थी, तो मेरा क्या सोचना था कि मैं बचपन में बहुत बारबी की मूवी देखी थी, एंड बारबी में बटरफ्लाई बहुत यूज होती है, बाय द वे। सो मुझे लगा मे बी दैट्स व्हाई मुझे हर जगह ना बटरफ्लाई दिख रही है। सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज कि मेरा एक्सपीरियंशियल इन्फ्लुएंस ऐसा था कि मुझे सबसे पहले बटरफ्लाई दिखी। एंड पीपल जिनका लेस एक्सपोजर होता है पिक्चर्स के लिए, वो उन पर्टिकुलर एक्शंस को या फिर उन इवेंट्स को समझने में बहुत डिफिकल्टी दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग थ्रू, and I hope if you have any doubts you will be putting them in the comment box so we can get back to you, and stay tuned, subscribe us for more, and download our app. The link is in description, and then you can get proper PDFs for the chapters. And please, if you have any doubt, put it in the comment box, I'd be happy to answer.